क्लास 12th में हम लोग का लास्ट क्लास में पूरा रेंज कंप्लीट हो गया था और आज से हम लोग जो लास्ट क्लास में हमने बोला भी था कि आज से हम लोग मैपिंग शुरू करेंगे। तो मैपिंग में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे वन वन। वन वन एक नाम, दूसरा नाम इंजेक्टिव, इसी का तीसरा एक नाम और भी होता है, इसको मोनोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो ग्राफ में हमने जैसा कि पहले भी बताया था कि ग्राफ से अगर हम लोग चाहें तो इजीली देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ वन वन कब होगी। तो यहाँ से हमने कुछ ग्राफ बनाए थे। ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कट द ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड वन वन। मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दें और वो अगर ग्राफ को एक ही जगह कट कर रही है तो वो वन वन है, और अगर एक से ज्यादा जगह कट कर रही है तो वो वन वन नहीं है, नॉट वन वन। और हमको ये भी ध्यान रखना, जो वन वन नहीं वो मेनी वन है। तो इसीलिए किसी ने अगर हमसे पूछा कि मेनी वन प्रूव करना, तो हम दिखाएंगे कि वो वन वन नहीं है। ये देखें तो ये वन वन है, ये देखें तो ये भी वन वन है, ये भी देखें तो ये क्या है, वन वन है। अब यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ। अब देखो क्या कुछ शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बात कि यहाँ पर ये वन वन है, तो ये वन वन का क्यों है, क्योंकि इसको यहाँ से देखो x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही, x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू होगी। अब अगर ऐसा हो जाए, बहुत ज्यादा हो, तो x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू हो सकती हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की अगर एक ही वैल्यू, तो वो वन वन नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि इस फिगर को देखो, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। तो अगर कोई चीज इंक्रीज है यानी कि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, तो वो इंक्रीज भी होगा। और अगर ये dy बाई डी एक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो है, तो वो भी क्या, अब अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो तो इंक्रीज, और लेस देन जीरो तो डिक्रीज, तो भी वो क्या होगा, वन वन होगा। तो वन वन को निकालने का एक तरीका ये भी है कैलकुलस की हेल्प से। तीसरा कि जिसको हम लोग बोर्ड में यूज करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे जैसे लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, उन सब में हम लोग ये भी यूज करते हैं कि अगर ये एल्जेब्रिक मेथड कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू कर दें, और इसको सॉल्व करने पर अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाए, तो उसका नाम क्या होता है, वन वन। ये लीनियर वगैरह के लिए ठीक है, स्कूल के क्वेश्चंस के लिए ठीक है, लेकिन बाकी जैसे डिग्री बढ़ जाती हैं तो फिर वहाँ पे ये काम करना बंद कर देता है। तो फिर तुम्हारे पास या तो कैलकुलस का ऑप्शन होगा या फिर ग्राफ का ऑप्शन होगा। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मान लो कि हमारे पास ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू, एक मिनट, क्वेश्चन अभी नहीं शुरू करेंगे, ये तो बात हुई वन वन की। अब इसके बाद पहले ये जान लेते हैं ऑन टू। ये नोट कर लिए ना कॉपी में, ऑन टू। इसी का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव। तो ऑन टू क्या, तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अगर रेंज इक्वल है कोडोमेन के तो उसका नाम होगा ऑन टू, और अगर रेंज सबसेट है कोडोमेन की तो उसका नाम होगा इनटू। तो याद, इसको सिंपली ऐसे याद रखेंगे, जो ऑन टू नहीं है वो क्या है, इनटू है। अब यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखनी है, क्या, तो वो बात ये है, रेंज हम लोग हमेशा निकालेंगे, कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में दी जाएगी। जैसे मान लो ये ए बी सी डी, ये लिखा हुआ है। अब ए के करस्पॉन्डिंग हमें पी मिल रहा है, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू मिल रहा है, सी के करस्पॉन्डिंग आर मिल रहा है। तो यहां से जो रेंज हुई वो क्या हुई, पी क्यू आर, और जो कोडोमेन है
गिवन y के एलिमेंट जो हैं उनका नाम क्या है, कोडोमेन। तो ये कोडोमेन है। और एबीसी इसको हम लोग डोमेन भी बोल सकेंगे या प्री इमेज भी बोल देंगे। ये इमेज हो गई, रेंज मतलब इमेज, और ये क्या हो गई, प्री इमेज। तो कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा और रेंज हम लोग हमेशा निकालेंगे, रेंज निकालना हम लोग को आता है। और एक आखिरी बात, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव इसके अंदर कौन छुपा हुआ है, 1 1 ऑन 2। तो जो 1 1 और ऑन 2 दोनों हैं उसका एक सिंगल नाम भी रखा जा सकता है, बाइजेक्टिव। क्लियर। अब यहां से अब क्वेश्चन शुरू करेंगे हम लोग। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये टॉपिक जो है मेंस में से क्वेश्चन, इसमें दो चीजें होती हैं। एक जिसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ नाम पूछा जाता है, और दूसरा जिसमें नंबर ऑफ मैपिंग भी पूछी जाती है। नंबर ऑफ मैपिंग हमेशा एडवांस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब मान लो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन ये लिखा, ठीक। अब जिसका इजीली हमें ग्राफ बनाना आता है तो हम लोग उसको ग्राफ से देख लेंगे। पहले मैं तुम्हें शुरुआत में 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ एक ही चीज को लेके, क्योंकि यहाँ फंक्शन को देख के नहीं होता है, ये पूरी मैपिंग कैसे डिफाइन उसके ऊपर नाम डिपेंड होता है। अगर किसी क्वेश्चन में मैपिंग नहीं गिवन है तो ये हमेशा आर से आर ली जाएगी। ग्राफ कितना यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो गया इसका ग्राफ, -π/2 से +π/2। और अब यहां से हमसे कोई पूछे कि ये क्या है, तो देखते हैं, ये -π/2, ये +π/2। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, और जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है तो ये पूरे ग्राफ को एक ही बार कट कर रही है। तो दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब उसके बाद फिर हमें ध्यान देना है कि ये ऑन 2 है कि इन 2, तो इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये आएगी। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे रेंज, ग्राफ में रेंज हमें ध्यान है कहाँ देखते हैं, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ रेंज जो हो रही है वो -1 से +1 तक हो रही है। और कोडोमेन हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में गिवन है, तो कोडोमेन क्या है, रियल है। तो रेंज जो हो गई वो क्या हो गई, सबसेट हो गई कोडोमेन की। और रेंज जब सबसेट है कोडोमेन की तो इसका मतलब ये क्या होगा, इनटू होगा। सेकंड, f such that R2 और फंक्शन यही है। मैं एक ही फंक्शन को लेके अलग अलग मैपिंग में डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि फंक्शन अलग होने से कैसे उसका नेम चेंज होते चले जाएंगे। अब साइन एक्स, तो यहाँ रियल दिया गया है, तो रियल देने का मतलब कि हमें यहाँ पे एक पूरा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और चूंकि पूरा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं तो बस हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहीं से पता लग जा रहा है कि ये ग्राफ जो है वो 1 1 नहीं है, और जो 1 1 नहीं है वो क्या है, मेनी 1। और y की वैल्यू देखेंगे -1 से +1। तो इस बार हम लोग देख रहे हैं कि जो रेंज आ रही है हम लोग के -1 से +1 है, और कोडोमेन भी यही दे दी गई है। तो इसका मतलब रेंज इक्वल हो गई कोडोमेन के, और रेंज इक्वल है कोडोमेन के, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑन 2 हो जाएगा। थर्ड, R2R, अब R2R, तो यहां से तो पूरा साइन का ग्राफ चल जाएगा। तो यहां से हम लोग को तुरंत ये दिख जा रहा है क्या, मेनी 1, और कोडोमेन जो हो रही है वो रियल हो रही है, और रेंज तो भाई साइन का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1।
तो रेंज जो हो गई तो सबसेट, तो ये इनटू हो गया। और अब फोर्थ लिखते हैं, तो यहां पे जैसे फोर्थ लिखा, ये -π/2 से +π/2। हाँ, तो अब समझ गए क्या आ गया इसका नाम, जल्दी बोलो क्या, बाइजेक्टिव, करेक्ट। क्योंकि जैसे इसको लिखा हम लोगों ने, तो यहां से क्या हो गया, अब इसका ग्राफ जो होगा सिर्फ और सिर्फ -π/2 से +π/2 में चलेगा। ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिर्फ एक ही बार कट होगा, ये 1 1 हो गया, रेंज भी बराबर हो गई, और 1 1 और आन 2 जहां मिल जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव। क्वेश्चन में तुमने ध्यान दिया कि फंक्शन एक होने से कोई मतलब नहीं होता है, मैपिंग किस तरीके से डिफाइन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका नाम। क्लियर। अब इसको रब करते हैं, कुछ और क्वेश्चन मैं लिखता हूं। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं, तो देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले इनका नाम बताना है हम लोग को। क्वेश्चन फर्स्ट, ये fx इक्वल टू, मैं पैटर्न वाइज बता रहा हूँ कि जैसे जो जो चीज़ें हमने समझाई, जैसे ये लिखा है। अब यहाँ पे देख रहे हो ये सब कैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है, लीनियर। तो लीनियर एक्सप्रेशन के लिए हम लोग चाहें तो इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, f(x1) इक्वल टू f(x2). लीनियर के लिए ही करना है, ये एडवाइस ध्यान रखना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो -x1 इक्वल टू x2, यानी x1 इक्वल टू x2, यानी ये क्या आ गया 1 1। अब आन टू एक इंटू, तो इसलिए इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेंज। तो यहाँ से ये क्या है, y इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। तो रिप्रेजेंट x इन टर्म ऑफ y। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं ये आ गया। और अब ये क्या दिख रहा है, ये तो पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसका भी रेंज रियल है, इसका भी रेंज रियल है, क्योंकि रूट वगैरह तो कुछ लगा नहीं है। तो इन दोनों केसेस का क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन तो रियल हो जाएगा, लेकिन तब ध्यान आएगा कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो उसको x हटा दिया जाएगा। तो यानी कि यहाँ से जो रेंज आएगा वो रियल नंबर -1। अब जो हमने रेंज निकाली, जो क्वेश्चन नहीं दी, तो b का वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ से, कोडोमेन, वो भी यही दिया गया है। तो यानी कि रेंज इक्वल हो गया कोडोमेन के, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आन2 हो जाएगा। तो यानी कि ये टोटल जो फंक्शन है वो क्या है, बाइजेक्टिव है। अब सेकंड, fx इक्वल टू x³ प्लस x² पर प्लस 3x प्लस साइन x। अब इस फंक्शन में अब डबल ब्रांचेस एक साथ मिक्स हो जा रही हैं, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, फिर कैलकुलस ही हमारी हेल्प करेगी। तो यहाँ से हम लोग f' निकाल लेते हैं। तो ये 3x² प्लस 2x प्लस 3, और ये तो cos x हो गया। और अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या ध्यान दोगे कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से इसको हमने कॉमन कर लिया, और अब x के कोफिशिएंट का हाफ कर देंगे, और ये फिर 1/9 इसमें प्लस हो जाएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए 1/9। यहां से f' इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 और 8/3 प्लस cos x, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 8/3 होगा, और cos x की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, मैक्सिमम +1। तो अब मिनिमम वैल्यू ये 1 से ज्यादा है, और यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू -1, तो इसका मतलब कि ये जो रिजल्ट होगा ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग हो गया,
और इंक्रीजिंग अगर है तो ये 1 1 हो जाएगा, तो इसका ये 1 1 हो गया। अब रेंज देखनी है, तो भाई ये तो पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल में अगर x के प्लेस पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो y भी क्या मिलेगा हमें, प्लस इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि ये तो इन्फिनिटी होगा, और साइन इन्फिनिटी +1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, तो इन्फिनिटी के साथ कोई नंबर तो अल्टीमेटली वो इन्फिनिटी, और जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो y का वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि डिग्री ऑड है। तो इसका मतलब कि यहाँ रेंज और कोडोमेन क्या हो, इक्वल हो गई। तो रेंज यहाँ पे जो आ गई हम लोग के पास क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये अनटू हो जाएगा। तो 1 1 अनटू, ये सेकंड वाला भी हो गया। अब देन फिर हम लोग थर्ड वाले को देखते हैं। तो थर्ड वाले जो पार्ट है, हमें ये भी ध्यान देना था कि जैसे ये एक्स क्यूब है, अब इसको अगर ध्यान से देखो सब लोग, तो इसका फैक्टर हो जा रहा है, और इसका जब फैक्टर करोगे तो फाइनल इसका फैक्टर ये आएगा। और कोई भी पॉलिनोमियल फैक्टर में हो जाती थी, लीनियर फैक्टर में, तो हम लोग उसको ग्राफ में प्लॉट कर सकते थे, याद आया? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो नंबर लाइन पे 1 2 3 प्लस माइनस आगे स्टार्टिंग प्लस से, तो 1 से 2 के बीच में ये प्लस आएगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है क्या, ये एक से ज्यादा जगह कट कर जा रही है, तो ये मेनी 1 हो गया। और अब कोडोमेन, तो जब मैपिंग क्वेश्चन में नहीं डिफाइन, तो हमने क्या बताया, हमेशा रियल से रियल चलेगा, तो उसका रेंज तो रियल है और कोडोमेन भी रियल है, तो दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगी, ये ऑन टू हो जाएगी, तो मेनी 1 ऑन टू ये आ जाएगा। फिर फोर्थ में सी मतलब क्या, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और जेड, अब चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो कोई सोचे नहीं मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो गलत सोच रहा है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर डाटा। आप कॉम्प्लेक्स नंबर जब यहाँ पे देख रहे हैं तो एक बात जरा ध्यान से सोचो, अगर z का वैल्यू हमने x प्लस आई वाई ले लिया, तो यहाँ से मॉड z की वैल्यू क्या आएगी, √x² प्लस y², और अगर मैंने एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये ले लिया तो भी मॉड z निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू है, और x के अलग अलग वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेनी 1। और अब मॉडुलस है, तो ये हमेशा भाई मॉडुलस तो हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा, तो दैट मीन्स जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, 0 से इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा हो सकता है तो 0 हो सकता है, और जबकि कोडोमेन क्या है, रियल है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, तो मेनी 1 इनटू। अब लास्ट ये फिफ्थ हम लोग देखते हैं। तो यहां से f(x) इक्वल टू सिग्नम x log e टू द पावर x, और हम लोग को ध्यान है ये पॉजिटिव रियल नंबर, तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो सिग्नम x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, ये x इंटू log e का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो f(x) इक्वल टू x। और जब f(x) इक्वल टू x है तो इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा, इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत, तो हम कहेंगे ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भाई x कैसा है, पॉजिटिव है, तो इधर जा ही नहीं सकता, तो यहीं तक सिर्फ इसका ग्राफ रह जाएगा। तो इस ग्राफ को अगर कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, 1 1 बोलेगा। लेकिन इसका जब रेंज हम लोग देखेंगे तो रेंज हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर, और कोडोमेन क्या दी गई है, रियल दी गई है, तो इसका मतलब फिर से ये क्या आ जाएगा, इनटू। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन की कैलकुलेशन करनी है। अब इसके आगे फिर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन, अब जो हम लोग के मैपिंग में क्वेश्चन शुरू होंगे, अभी तक क्या कर रहे थे कि हम लोग सिर्फ नाम जान रहे थे कि यहाँ क्या नाम है,
अब इस बार से जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमें नाम दे दिया जाएगा और कांस्टेंट की वैल्यू की कैलकुलेशन सीखी जाएगी। कांस्टेंट की कैलकुलेशन दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक तो फंक्शन में कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है जैसे ये दो क्वेश्चन लिख रहे हैं, और दूसरा क्या है कि जो मैपिंग डिफाइन होती है उसमें भी कांस्टेंट लगता है। तो पहले फंक्शन में जो कांस्टेंट लगे उनको कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे, उसके बाद मैपिंग में जो कांस्टेंट लगते हैं उन क्वेश्चनों को इन क्वेश्चंस के बाद देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये फंक्शन दे दिया गया एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। अच्छा, अब ये फंक्शन जो डिफाइन हुआ है एफ सच दैट आर टू 0 to π/2, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि a का वैल्यू निकालना है जिसके लिए f ऑन टू है, और अगर फंक्शन ऑन टू है तो रेंज हमेशा किसके इक्वल होनी चाहिए, कोडोमेन। तो कोडोमेन जो है हमारे पास ये डिफाइन है, तो दैट मीन्स कि यहाँ से जो fx का वैल्यू है वो वैल्यू ये डिफाइन होना चाहिए ये। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान करेंगे, क्या ध्यान करेंगे जरा देखो ध्यान से, ये tan का ग्राफ है, tan का ग्राफ ये इस तरीके से चलता था, tan का ग्राफ ये -π/2, ये +π/2, ये y इक्वल टू tan इनवर्स x। अब देखो y का वैल्यू 0 से π/2 कब आ पाएगा, ये तभी आ पाएगा जब ये वाला टर्म जो हो वो कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आएगी ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, और चूंकि 0 पे इक्वलिटी है इसलिए ये भी आ जाएगा। और अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0, बीच में कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू निकालने की जिम्मेदारी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 1 होल ऑफ स्क्वायर 4a की जगह 1, c की जगह दिस। तो यानी कि फाइनली यहाँ से हम लोग जब देखेंगे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो जो a का वैल्यू आ रहा है वो 1/4 टू इन्फिनिटी आ रहा है, यानी कि इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये नोट करेंगे क्वेश्चन। अब इसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन सेकंड, तो यहाँ पे जो फंक्शन दे दिया गया y इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर 6x माइनस 8 अपॉन अल्फा प्लस 6x माइनस 8x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हमसे बोला गया ऑन टू, और ये क्या है, कोडोमेन रियल है, यानी कि ये रियल होना चाहिए। तो अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो इसको सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी तो वही पुराना होगा, रिप्रेजेंट x इन टर्म ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर सारे टर्म्स को एक साइड कर लेंगे। और x कैसा है, रियल, तो बी स्क्वायर बाय 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये माइनस इसको यहां प्लस कर देगा, और अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, करो ओपन। तो अब नेक्स्ट यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो y में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, और फिर ये देख रहे हैं y में क्वाड्रेटिक है, y कैसा है, रियल। तो यहां पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, साथ में a भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस 46 स्क्वायर माइनस 4 a 9 प्लस 8 अल्फा, और यहां से भी 9 प्लस 8 अल्फा
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और अब ये जो रिजल्ट बन गए, ये क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 46 दिस 2 9 प्लस 8 अल्फा होल ऑफ स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 46 प्लस 2 9 प्लस 8 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 46 माइनस 2 9 प्लस 8 अल्फा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अल्फा प्लस 8 होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ इसका फैक्टर हो जाएगा, ये आ गया। और अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये एक -8 हो गया, ये 2 14 और ये -8 पे पावर इवन है तो एक्स्ट्रा वे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी वैल्यू हम लोग को जो चाहिए वो कैसी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से जो अल्फा का वैल्यू आ रहा -∞ टू -8 यूनियन -8 टू 2 यूनियन 14 टू इन्फिनिटी। और अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये जो a ग्रेटर देन 0 इस कंडीशन को भी बनाया जाएगा, और देन फिर इन दोनों केसेस का क्या निकाल देंगे हम लोग, इंटरसेक्शन। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a, ये पूरा a है, तो a ग्रेटर देन 0, तो 9 प्लस 8 अल्फा ग्रेटर देन 0, तो फाइनली अल्फा ग्रेटर देन -9/8। अब नंबर लाइन पे आ जाते हैं। तो -∞ टू -8 एक ये पार्ट, फिर देन ये पार्ट आ जाएगा यहाँ से, और 14 टू इन्फिनिटी, और -9/8, तो ये यहाँ पे कहीं आएगा इस जगह पे। और अब इन केसेस का हम लोग क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। ये यहाँ से लेस देन आर इक्वल टू 0 होता है। अब ये नंबर लाइन प्लॉट होगा, ये -8 टू 14 एक्स्ट्रा वेव, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फा बिलोंग्स टू एग्जैक्ट -8 है करली ब्रैकेट यूनियन 2 टू 14। और अब यहाँ पर ये a ग्रेटर देन 0, ये तो हम लोगों ने 9/8 ही निकाला था। तो अब दोनों केसेस का जब हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो -8 और ये 2 टू 14 ये हो गया, और -9/8 यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों केसेस का जब इंटरसेक्शन देखा जाएगा तो फाइनली अल्फा बिलोंग्स टू 2 टू 14, और ये इसका सबसेट, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये फाइनल इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये फंक्शन में जो कांस्टेंट नंबर इन्वॉल्व हुए ये इनके लिए क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ से मैपिंग में कांस्टेंट जब लगेगा तो फिर हम उसके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट फिर इसके आगे क्वेश्चन लिखते हैं, ये कॉपी में पूरा नोट कर लेंगे, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर ये नेक्स्ट जो हमने बताया मैपिंग में जो है कांस्टेंट डिफाइन। अब जैसे ये सेज दैट R2A वेयर fx इक्वल्स टू दिस इज सर्जेक्शन देन द वैल्यू ऑफ a, सर्जेक्शन मतलब वही क्या ऑनटू, तो यानी कि ऑनटू का मतलब क्या हुआ, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो ये क्या है, ये तो कोडोमेन है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका रेंज निकाल लेंगे, और जैसे रेंज निकाल लेंगे तो जो रेंज आएगा वही किसका वैल्यू हो जाएगा, a का। तो देखते हैं यहाँ से सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3, ये y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस मॉड x, मॉड लगा हुआ है इसलिए केसेस बन जाएंगे। और x कैसा दिया गया है, इसमें x जो है रियल दिया गया है,
तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो एक बार ये मॉड x हो गया। और अब यहां से देख रहे हैं तो y इक्वल टू ई टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, ये हो गया। और अब एक जैसे टर्म हम लोग एक साइड कर लेंगे, और अब ये जो वैल्यू आ गई यहां से y अपॉन वन माइनस वाई, तो फाइनली ये 2x इक्वल टू लॉग 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। लेकिन अब लॉग के अंदर हमें तो डिफाइन है पॉजिटिव होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि x जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। ये x कैसा नेचर है, पॉजिटिव, यानी कि log का जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो बेस e है, तो खुद ही ध्यान करो log का ग्राफ है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव कब आता है, जब वो 1 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो दैट मीन्स कि ये जो रिजल्ट है ये सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और 0 पे इक्वलिटी इसलिए ये वैल्यू आ सकती है। तो y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब सारे टर्म्स को एक साइड कर लेंगे, और डिनोमिनेटर से y माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो ये y बिलोंग्स टू 0 टू 1, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। और अब यहां पर आगे देखते हैं क्या, केस सेकंड। तो केस सेकंड में x लेस देन 0, और जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड x चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस x में। और अब y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x ही रह जाएगा, और ये रिजल्ट तो 0 है। तो यानी कि यहां से y 0, तो ये तो आ ही गया। तो फाइनल जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, y बिलोंग्स टू 0 टू 1। तो यानी कि इसका अब यहाँ पे क्या ऑप्शन कोई है क्या, तो हम कहेंगे हाँ है, कौन सा, ये 0 टू 1 का सबसेट, यानी कि 0 टू 1/2। तो ये फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 टू 1/2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर -1 to 1 to b और fx हम लोग को दे रखा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले ये भी तो देखो, अब ये आंटू होना चाहिए और x का वैल्यू दे रखा है, जो x का वैल्यू दे रखा है उसी की करस्पॉन्डिंग रेंज निकालनी है, ये ध्यान रखना है हमें, या केस बन के जो x मिल रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग निकालनी है। तो हमें ध्यान तो पहले ये आ रहा है कि इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अब ऐसे अगर रेंज कोई देखेगा तो वो जो है tan इनवर्स का हमें पता ही है -π/2 से +π/2 जाएगा, लेकिन उसमें x क्या होता है, रियल, और जबकि यहाँ x क्या दिया गया, डिफाइन किया गया -1 से +1, तो जो इंटरवल दिया गया है उसी इंटरवल में देखना है हम लोग को। और अब x tan इनवर्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, तो इसलिए इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये कितना आ जाएगा, -π/4 आगे 2 लगा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसका अब जो रेंज आ गया है ये क्या हो गया, ये y बन गया। तो जो रेंज आ गया वो -π/2 से +π/2 है।
और ये ऑन टू होना चाहिए, तो दैट मीन्स बी का वैल्यू भी यही होगा। तो यानी कि -π/2 से +π/2, इस पे -1 और +1 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं, इसलिए ये बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो ये था हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी हमें एक पैटर्न ध्यान रखना है जो अब अगले क्वेश्चन में, इसको अब मैं रब कर दे रहा हूं यहीं से। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि द डिस्टिंक्ट लीनियर फंक्शन विच मैप -1 to 1 ऑन टू 0 to 2, तो लीनियर मैपिंग है यहां पर। तो जब लीनियर मैपिंग है तो इसका मतलब कि जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, लीनियर फंक्शन हम लोग ले लेंगे। अब लीनियर फंक्शन हम लोगों ने मान लिया कि y इक्वल टू क्या होगा, ax प्लस b होगा कि नहीं होगा। अब चूंकि फंक्शन लीनियर है तो x की एक वैल्यू पुट करने पे y की एक वैल्यू आएगी। अब वैल्यू कौन सी है कि वो नहीं बता पाएंगे, इसलिए यहां से केस फर्स्ट आएगा। वैल्यू नहीं बता पाएंगे मतलब क्या कि -1 पुट करने पे 0 या 2 में से कोई एक होगा। मान लो पहली बार ये आया, तो जब x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 2, तो यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगी -a प्लस बी इक्वल टू 2। तो इसका मतलब 1 पुट करने पे 0 आएगा, तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 0। अब a और b की वैल्यू निकाल देते हैं, तो फाइनली b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2b, हाँ b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और a इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो इस केस में लीनियर फंक्शन जो होगा वो हमारा ये आ जाएगा। अब केस सेकंड ये कि जो लीनियर मैपिंग है वो इस तरीके से भी रिलेट हो सकती है, क्या 1 पुट करने पे 0 आ रहा और -1 पुट करने पे 0 आ रहा और 1 पुट करने पे 2 आ रहा है। तो अब लीनियर मैपिंग फिर से ही है, तो x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 0, तो -a प्लस बी इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, तो ये a प्लस बी इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 1 आ गया। और जब b इक्वल टू 1 आ गया तो इस केस में a इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो इस केस में जो लीनियर मैपिंग हम लोग को मिलेगी वो क्या मिली, x प्लस 1, और इन दोनों को जब कंबाइंड कर देंगे तो y इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस 1, यानी इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर कोई हमसे इस तरीके से लीनियर मैपिंग बोल रहा है तो हमें यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये मैपिंग में कैसे काम करना है ये बात हम लोग को पूरी क्लियर हो गई। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालनी ये भी बात क्लियर हो गई। एक बात और कि जैसे अगर कोई नाम निकालने वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये चीज हमने ग्राफ में भी बोली थी कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो रहा है जिसमें केसेस बना के सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर एक केस में हमारा आंसर 1 1 आ रहा है और एक केस में आंसर मेनी 1 आ रहा है, तो दैट मीन्स ओवरऑल उस पूरे का आंसर क्या है, मेनी 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे क्या, नंबर ऑफ मैपिंग को कैलकुलेट करना। तो उसके लिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो अब ये नंबर ऑफ मैपिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये नंबर ऑफ मैपिंग तभी हम निकाल पाएंगे जब ए और बी में दोनों में ही कोडोमेन हो या प्री में जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, फाइनाइट, तभी निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर नंबर ऑफ फंक्शन हमें निकालना गया तो सेट ए सेट बी इस तरीके से डिफाइन है। सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ फंक्शन जो होता है a से b में n टू द पावर m। नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग तो npm होती है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर m बड़ा है तो ये 0 हो जाएगा। क्यों, बट ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पे npm फॉर्मूला लगाओगे तो m बड़ा हो जाएगा, और फैक्टोरियल के अंदर निगेटिव मतलब इन्फिनिटी, तो वो वैल्यू 0 बन जाएगी। नंबर ऑफ ऑन टू, ये बड़ा काम का चीज है। तो ये तो एक तो फार्मूला है, इससे हम लोग काम कर सकते हैं, दूसरा इससे भी निकाल सकते हैं, तीसरा ये जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था ये इसकी हेल्प से भी निकाला जा सकता है कि नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू n डिस्टिंक्ट बॉक्स, नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं। इनका चाहे तो बहुत आसानी से प्रूफ भी है, जिसको वर्बली हम तुमको बता दे रहे हैं। फर्स्ट का भी ऐसे सेम इस पे किया जा सकता है। देखो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके लिए कितने इमेज होंगी, n, क्योंकि फंक्शन कुछ भी बन जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली सेकंड के लिए भी कितनी है, n, थर्ड के लिए भी कितनी है, n, ऐसे करते के m के लिए भी क्या है, n है। तो n इंटू n कितने टाइम, m टाइम्स, तो n टू द पावर m। अब अगर यहाँ पे 1 1 है तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो इमेज लेगा वो दूसरा नहीं ले सकता, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए n,
तो सेकंड एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगी, एक कोई n में से कोई एक लिया होगा तो बचे कितनी n-1, तो सेकंड एलिमेंट के लिए n-1, तो फर्स्ट के लिए n, सेकंड के लिए n-1, थर्ड के लिए n-2, देखो थर्ड बोला तो 2, फोर्थ होता तो 3, ऐसे करते करते m के लिए क्या होती n-m-1, और फिर इसके आगे के नंबर से हम इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं n-m से कहां तक, 3 2 1 तक, और अब इसको बैलेंस भी कर देते, तो n-m 3 2 1, तो ये ऊपर क्या बन जाता है फैक्टोरियल, एंड नीचे बन जाता है फैक्टोरियल n-m, इसी को बोलते हैं npm। तो इस तरीके से इनका हम लोग प्रूफ भी देख सकते हैं, कोई इसमें बहुत खास बात नहीं है, ठीक है। तो ये पहले कॉपी पे नोट करेंगे, ये हम सामने से हट जा रहे हैं, ये सब तुमने एक परम्यूटेशन से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 11 में तुमने देखा भी होगा, ये सब काम किया भी होगा, तो इसको पहले कॉपी में नोट कर लो। अब फिर मैं यहाँ से इसके क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले फंक्शन के क्वेश्चन, फिर 1 के, फिर ऑन-टू के, और एक पॉइंट और इसमें लिखना होगा बाइजेक्टिव के लिए भी, तो ये पहले इतना लिखेंगे कॉपी में, हट जा रहे हैं, ये लिख गया। अब इसको नोट कर लो, मैं इसको रब करता हूँ और क्वेश्चन लिखता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम फंक्शन के लिख रहे हैं, और ये 1 के। तो अब ये सबसे पहले फंक्शन के क्वेश्चन, अब क्वेश्चन जैसे देखा तो बस हमें ये याद रखना है कि ये a था, ये b था, a में m एलिमेंट थे, b में n एलिमेंट थे, तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या हो जाएगा m, तो यानी x में कितने एलिमेंट दिए गए 3, तो ये 3 हो गया, और सेट y में कितने एलिमेंट है 5, तो यानी कि ये कितना हो गया n का वैल्यू 5, और नंबर ऑफ फंक्शन जो है हम लोगों ने पढ़ा फार्मूला, इसके लिए क्या था n टू द पावर m, तो वैल्यू पुट कर दोगे तो 5 टू द पावर 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लोगे फर्स्ट, फिर सेकंड, सिमिलरली अब इसमें देखो m में कितने एलिमेंट 1 2 3 4, तो ये m का वैल्यू 4 हो गया, और n का वैल्यू कितने एलिमेंट है 2 है, तो यानी कि n टू द पावर m, तो 2 टू द पावर 4। तो इसमें बस एक ही बात है कि तुम्हें फॉर्मूला याद होना कंपलसरी है, और इसका क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑन-टू निकालने का क्वेश्चन ये मान के चलो ये आना ही आना रहता है, ये आता ही आता है। एडवांस पे कंफर्म है कि नंबर ऑफ मैपिंग में कोई ना कोई आएगा, ऐसा नहीं कि मेंस में नहीं, मेंस में भी इसके नंबर ऑफ ऑन-टू के ही क्वेश्चन आए हुए हैं, और सेम यही एडवांस में भी आना ही आना रहता है। तो ये नोट हो गया था। अब मैं इसके आगे फिर अब नंबर ऑफ 1 पे लिखते हैं क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर फिर से, अब यही अगर मान लिया क्वेश्चन में अगर 1 पूछा जाता तो x हैविंग 3 एलिमेंट, तो m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 5, फार्मूला क्या है हम लोग के पास npm। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो ये 5p3, और इसको जब सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लो कोई भूल गया, हमने सीधे 0 लिखा दिया, अब मान लो ये लिखा है यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो अब यहाँ पे खुद ही ध्यान करो भाई, ये फैक्टोरियल 2 होगा, नीचे फैक्टोरियल के अंदर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू फैक्टोरियल में निगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी होती है 0, तो इसलिए वो याद रखो तो ठीक है, नहीं याद है तो ये पॉइंट ध्यान रखो कि फैक्टोरियल के अंदर निगेटिव की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी होती है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ जो है 1 मैपिंग या इंजेक्टिव हम लोग निकाल सकते हैं, या इसी का नाम हमने एक और बताया था मोनोमॉर्फिज्म, ये हो गया। तो ये 1 के बारे में हम लोग का बात कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम लोग ऑन-टू के क्वेश्चन लिखते हैं, तो देखते हैं, शुरू करते हैं ऑन-टू के क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑन-टू मैपिंग फ्रॉम a टू b वेयर a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस। तो a में कितने एलिमेंट है 4, b में कितने 2। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड, अब जैसे हमने फर्स्ट मेथड देखा तो सीधे सिग्मा वाले पे आ गए, r इक्वल टू 1 टू n, n की जगह 2 हो जाएगा, -1 टू द पावर n माइनस r इंटू n 2cr r टू द पावर 4। अब यहां से सिग्मा का एक्सपेंशन कर लेते हैं, तो ये r -1 टू दी पावर 2 -1 2c1 1 टू दी पावर 4, फिर r का वैल्यू 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 2 टू दी पावर 4, और देन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा 2c1 यानी कि इंटू 2 हो गया, ये तो 0, 2c2 ये जो है हमारा क्या आ जाएगा 1 ही हो जाएगा, और 2 टू दी पावर 4 तो 16 आ गया। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा 14। तो नंबर ऑफ ऑन-टू कितना आ गया 14 आ गया। अब इसके बाद फिर हम लोग जो है सेकंड मेथड के ऊपर शुरू करते हैं, ये पूरा नोट करेंगे कॉपी में। तो सेकंड मेथड शुरू करने से पहले हम लोग को एक कुछ चीजें ध्यान होनी पड़ेगी, क्या
कि सबसे पहले देखो e टू द पावर x का एक्सपेंशन हम लोग को याद है क्या है, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये इस तरीके से चलता है अप टू इन्फिनिटी तक। अब अगर कोई इसमें पूछे, देखो जितना पावर में उतना है फैक्टोरियल में, तो अगर हमसे कोई पूछना चाहे कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन e टू द पावर x, तो हम लोग क्या बताएंगे, 1 अपॉन फैक्टोरियल n। एक बात। सेकंड, अगर मान लो e टू द पावर ax लिखा हुआ है, यानी x रिप्लेस हो गया ax से, तो अब इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन e टू द पावर ax, तो अब ये क्या हो जाएगा, जितना x पे पावर में उतना a पे उतना ही फैक्टोरियल में, तो n लिखा है, तो दैट मीन्स a टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। अब ये बात हमें ध्यान रखनी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था m में कितने 4 एलिमेंट हैं, n में कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं। तो यानी कि क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर, ये नोट कर लीजिए फटाफट, इक्वल टू फैक्टोरियल 4 e टू द पावर x माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर। और अभी क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 e टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस दिस। और अब यहां से ध्यान करो, तो ये फैक्टोरियल 4 e टू द पावर 2x प्लस फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 4 e टू द पावर x, ये तो मीनिंगलेस हो गया क्योंकि x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है। तो x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट यहां से निकलेगा और यहां से निकलेगा, तो फैक्टोरियल 4 तो ऐसे रहा, अब पावर 4 का चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, माइनस 2 फैक्टोरियल 4 तो ऐसे लिखा रहा, अब यहाँ 1 है तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और खुद ही देख लो, अब ये 16 माइनस 2 यानी 14, ये था हम लोग का सेकेंड मेथड। अब इसको नोट करो कॉपी में। अब हम बताते हैं यहाँ पे थर्ड मेथड। तो अब जब हम लोग थर्ड मेथड की शुरुआत करेंगे, तो यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग m ऑब्जेक्ट इनटू n डिस्टिंक्ट बॉक्स। तो m कितना है 4, n कितना है 2, यानी कि 4 डिस्टिंक्ट थिंग्स को 2 डिफरेंट बॉक्स में फिल करना है। तो ये हम लोग के पास मान लीजिए 2 बॉक्स है, और ऐसा फिल करना है कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना हो। तो क्या होंगे तरीके, अब अगर मान लो एक ही बॉक्स में चारों हम फिल कर देते तो दूसरा बॉक्स एम्प्टी हो जाएगा, तो मतलब गलत हो जाएगा। यानी कि हम कैसा फिल कर सकते हैं, एक में 3 दे दें और एक में 1 कर दें। तो इसका मतलब कि ये 4 बॉल में से, अब इसको बॉल बोल दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, इन 4 थिंग्स के अंदर से हमें 3 थिंग्स को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 4C 3, अब जब यहां पे फिल हो गई तो बची हमारे पास कितनी, एक ही। अब एक में से एक सिलेक्ट करना, तो 1C1 ही हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आगे की बात, अब ये आपस में इंटरचेंज भी तो हो सकते हैं, भाई फर्स्ट बॉक्स में 1 पुट कर दें, सेकंड में 3, तो यानी कि 2 थिंग्स को 2 प्लेस पे अरेंज करना, तो फैक्टोरियल 2 हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल, 4 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। अब दूसरा, ऐसे भी हम फिल कर सकते हैं। अब जितनी पॉसिबिलिटीज है वो सारी पॉसिबिलिटीज बनाओगे। हम एक बॉक्स में 2 दे दे और एक बॉक्स में 2 दे दे, तो इसका अलावा 4 के अंदर से फिर 2 बॉल हमने निकाली। अब जब 2 आ गई तो रिमेनिंग 2 बची, तो 2 के अंदर से 2, और अब क्या है, 2 थिंग्स को 2 प्लेस पे हमें फिल करना है, लेकिन दोनों कैसे आइडेंटिकल हो जा रही हैं। तो ये फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, n थिंग्स है उसमें, p थिंग्स अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड, q थिंग्स अलाइक ऑफ सेकंड काइंड। तो याद करो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q होता है ना। तो 4C2, अब इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये तो 1 हो गया, फाइनली ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये 6, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो टोटल केस कितना हो गया, 14 आंसर। तो अब कैसे इसमें काम करना, बात क्लियर हो गई। फार्मूला याद रखना, मेंस में अपने को मिलेगा ही मिलेगा, और एडवांस में हम, मेरा जो प्रेफरेंस रहता है वो ये मेथड ज्यादा अच्छा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है जो इसी से ही चल पाएगा इजीली। अगर इससे करने बैठ गए सिग्मा से या कोफिशिएंट मेथड से, तो वो तो बहुत लंबे निकल जाएंगे। तो हम एक ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं जिसको हम लोग सिर्फ थर्ड मेथड से ही करेंगे। इसको सॉल्व करने की मेथड और भी होता है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम बात डिस्कस नहीं कर रहे हैं
कभी लगा मौका तो फिर हम बताएंगे, वरना अभी इन्हीं 3 से ही काम करना है हम लोग को। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेट x बी ए सेट with exactly 5 element, y be a set with exactly 7 element if alpha is the number of 1 1 from x to y। अब देखो यहां पे नंबर ऑफ 1 1 है एंड बीटा इज द नंबर ऑफ ऑन टू फ्रॉम y टू x। तो नंबर ऑफ 1 1 तो यानी कि x में, यानी x के में क्या है m और y में n। तो यहाँ पे x में कितने एलिमेंट है 5 और n में 7 और अल्फा से लिखा गया है नंबर ऑफ 1 1। तो नंबर ऑफ 1 1 कितना हो जाएगा, हम लोग को फॉर्मूला पता है, तो ये कितना रहेगा npm। तो यानी कि 7 to 7 p5, ये नंबर ऑफ 1 1 आ गया। अब उसके बाद नंबर ऑफ ऑन टू, तो नंबर ऑफ ऑन टू के लिए उन्होंने बताया y टू x। अब यहां y m का काम कर रहा है, तो यहां से m, y में कितने एलिमेंट बताए गए हैं 7 और इसमें कितने बताए गए हैं n यानी कि 5। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू n डिस्टिंक्ट बॉक्स। तो यानी कि n डिस्टिंक्ट बॉक्स यहां पे कितने हैं 5 बॉक्स हैं, तो हमने यहां पे 5 बॉक्स बना लिए 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5। अब यहां पे क्या होगा, जब हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है तो तुरंत हम लोग के दिमाग में बात आई क्या भाई 7 थिंग्स को 5 प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे कर सकते हो 1 1 1, मान लो मैंने 1 1 1 3 टाइम्स दे दिया। अब उसके बाद हमारे पास बचे कितने, अब हमारे पास जो चीजें बच रही हैं ये 4 थिंग्स बच रही हैं, क्योंकि 3 दे दिए तो 4 बच रही हैं। तो उसपे हम कैसे दे सकते हैं, एक को हम 2 दे दे और दूसरे को भी 2 दे दे। तो अब क्या हो गया, कैसे अरेंज हो गया कि 7 में से एक निकाला हम लोगों ने, तो 7 C1, फिर अब एक निकल गया तो बच्चे कितने 6 में से एक आ गए, फिर 5 में से एक आ गया, और अब फिर क्या हुआ 4 में से 2 निकालेंगे और रिमेनिंग 2 के अंदर से 2 और इनटू, अब इसको अरेंजमेंट भी करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 एक आइडेंटिकल एक 2 आइडेंटिकल है, टोटल प्लेस कितने 5, तो 5 प्लेस में से 3 आइडेंटिकल एक जैसे और 2 आइडेंटिकल एक जैसे, तो एक ये वैल्यू आएगी। अब दूसरा और कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यहां पर बॉक्स को फिल करने का हमें ही सोचना पड़ेगा 1 2 3 4 5। अब ऐसे भी तो दे सकते 1 1 1, अब टोटल 7 थे 4 दे दिए, बचे कितने 3, ये हो गया। अब फिर से 7 C1 और फिर एक दे दिया तो 6 C1, फिर 5 C1 और कितना 4 C1, अब बची कितनी 3 के अंदर से 3 इनटू, अब यहाँ पे 4 आइडेंटिकल है तो टोटल फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4। अभी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे ये जो वैल्यू, ये तो अल्फा दे दिया गया, इनको मैं जब ऐड करूंगा तो उसका नाम क्या होगा बीटा होगा जाके। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा बीटा, वो क्या आ जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो फैक्टोरियल 5 कॉमन हो जाएगा, तो 7 C1 6 C1 4 C2 2 C2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 प्लस 7 C1 6 C1 5 C1 4 C1 3 C3 इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 4, ये बीटा हो गया। तो देयरफॉर अब एक काम और कर लेते हैं, देखो ये फैक्टोरियल 5 यहाँ कॉमन होना है ना, तो 7P5 को हम लोग एक ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसको C की टर्म में लिख दो 7C5 इंटू फैक्टोरियल 5, ताकि फैक्टोरियल 5 टोटल से कॉमन होके क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो देयरफॉर 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 बीटा माइनस गामा, तो यहां से क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 5 7 इंटू 6 4 C2
ये तो 1 हो गया, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 दिस इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस, अब इसका वैल्यू 7c5 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 टोटल से कॉमन करके हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं और इन नंबरों को जो है मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो कितनी वैल्यू आ रही, करो मल्टीप्लाई, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसके आगे लास्ट इसका पार्ट एक, देन ये मैपिंग का काम हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखते हैं लास्ट पार्ट। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग तभी निकलेगी जब सेट ए और बी में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो ये जो मैपिंग है ए से बी में, हम लोग मान लेते हैं कि इसमें भी n एलिमेंट है, इसमें भी n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव क्या था, फैक्टोरियल n। और फाइंड, अब क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ए में 5 एलिमेंट, बी में भी, तो ये सीधे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 यानी कि 120 आंसर। तो अब जाके ये मैपिंग का काम हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे का जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। मैपिंग में नंबर ऑफ मैपिंग निकालना, ये ध्यान रखना, आना ही आना है, कंफर्म क्वेश्चन रहता है एडवांस का, और ऑन टू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और नेम पूछने वाला काम जो होता है वो हमारा मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओवरऑल मैपिंग ही पूरा इंपॉर्टेंट होगा, जिससे हमें एक क्वेश्चन मेंस में और एक क्वेश्चन एडवांस में मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे फंक्शन का। थैंक यू।